स्वागत है आपका जीनियस यूनिक स्टडी में। आज हम लोग कोशिका विभाजन सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे जो नीट एवं बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अद्भुत विषय पर। अभी जिस पल हम लोग बात कर रहे हैं ना, ठीक उसी समय हमारे शरीर के भीतर लाखों कोशिकाएं टूट रही हैं और विभाजित हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, वो टूटकर अपने जेनेटिक कोड यानी डीएनए की एकदम सटीक कॉपी बना रही हैं। ये एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री है जो बिना रुके चल रही है। सही कहा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। मतलब एक छोटी सी कोशिका आखिर ये तय कैसे करती है कि भाई अब मुझे विभाजित होना है? क्योंकि रैंडम घटना तो हो नहीं सकती। अरे नहीं, ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। अगर कोशिकाएं अपनी मर्जी से कभी भी विभाजित होने लगे ना, तो वो कैंसर का रूप ले लेती हैं। बहुत खतरनाक स्थिति है वो। कोशिका शारीरिक रूप से वृद्धि करती है, फिर अपने डीएनए की कॉपी बनाती है और अंत में एक मात्र कोशिका या मदर सेल दो संतति कोशिकाओं में बट जाती है। अच्छा, तो इस पूरे सुविचारित कार्यक्रम को ही हम कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। एकदम सही। और बच्चों के लिए यहाँ एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है। कोशिका चक्र की दो मुख्य प्रावस्थाएं होती हैं, अंतरावस्था यानी इंटरफेस और एम प्रावस्था। इनकी खोज 1953 में हार्वर्ड और पेले ने की थी। ये नाम नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड और पेले, राइट। चलिए अब इस बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और विभाजन की उस अदृश्य तैयारी की ओर मोड़ते हैं जिसे अंतरावस्था कहा जाता है। हाँ चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। किताबों में इसे अक्सर विश्राम प्रावस्था या रेस्टिंग फेज कहा जाता है, लेकिन मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है। कोशिका अंदर ही अंदर विभाजन के लिए इतनी भारी तैयारी कर रही है, तो ये विश्राम कैसे हुआ? आपकी बात 100% सही है। इसे रेस्टिंग फेज कहना एक तरह की ऐतिहासिक भूल है। बाहर से माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ होता हुआ नहीं दिखता था ना, इसलिए इसे रेस्टिंग फेज कह दिया गया। अच्छा, मतलब बाहर से सब शांत पर अंदर पूरी फैक्ट्री चल रही है। बिल्कुल, ये सबसे लंबी और सक्रिय प्रावस्था है। इसे 3 उपअवस्थाओं में बांटते हैं, G1, S और G2। G1 में आरएनए और प्रोटीन बनते हैं, लेकिन डीएनए नहीं बनता। तो डीएनए कब बनता है? मुझे लगता है S उपअवस्था में, क्योंकि S का मतलब ही सिंथेसिस है ना? एकदम सटीक। S फेज में डीएनए का निर्माण होता है और उसे लपेटने वाले हिस्टोन प्रोटीन भी यहीं बनते हैं। और यहाँ एक और बहुत क्रिटिकल एग्जाम अलर्ट है। वो क्या है? S उपअवस्था के दौरान कोशिका में डीएनए की मात्रा ठीक 2 गुनी हो जाती है, G1 में नहीं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ मात्रा 2 गुनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या नहीं। अच्छा, मतलब गुणसूत्र उतने ही रहते हैं? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक किताब है जिसमें 100 पन्ने हैं। एस फेज के बाद किताब तो एक ही रहती है, लेकिन पन्ने 200 हो जाते हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। किताब वही है, बस पन्ने बढ़ गए। तैयारी तो हो गई। आइए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि विभाजन कितने प्रकार का होता है। क्या सभी जीवों में कोशिकाएं एक ही तरह से विभाजित होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार का होता है। पहला है असूत्री विभाजन यानी एमाइटोसिस, जो जीवाणु और कवक में होता है। दूसरा है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस, जो शारीरिक वृद्धि के लिए हमारी कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाएं मतलब सोमैटिक सेल्स। और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। ये जनन कोशिकाओं में युग्मक या गैमेट्स बनाने के लिए होता है। यहाँ एग्जाम के नजरिए से असूत्री विभाजन के बारे में एक अपवाद याद रखना जरूरी है। अपवाद? कैसा अपवाद? असूत्री विभाजन सिर्फ छोटे जीवों में ही नहीं, बल्कि उच्च वर्ग के पौधों की पुरानी और नष्ट हो रही कोशिकाओं में भी मुख्य रूप से पाया जाता है। अच्छा, मतलब मरती हुई कोशिकाओं में भी ये सिंपल वाला विभाजन होता है। ये तो बहुत रोचक जानकारी है। चलिए अब अगली स्लाइड में समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। तो ये कायिक विभाजन शुरू कैसे होता है और 1881 में फ्लेमिंग ने इसमें ऐसा क्या देखा था? फ्लेमिंग ने देखा था कि इसके 2 मुख्य भाग हैं। पहले केंद्रक का विभाजन होता है, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और फिर कोशिका द्रव्य बढ़ता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये कैरियोकाइनेसिस की शुरुआत पुरावस्था यानी प्रोफेज से होती है, राइट? हाँ, प्रोफेज में जो डीएनए उलझा हुआ था ना, वो संघनित होकर ठोस गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम बन जाता है, और ये क्रोमोसोम बीच में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं ताकि वो टूट ना जाए। सही कहा। और यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है। पूर्वावस्था के बिल्कुल अंत में
कोशिका के अंदर के अंग जैसे गोल्जिकाए, ईआर, केंद्रिका और केंद्रक आवरण पूरी तरह अदृश्य हो जाते हैं। मतलब पूरा मैदान साफ कर दिया जाता है। गुणसूत्र तो बन गए, लेकिन अब अगली स्लाइड में देखते हैं कि ये कोशिका के अंदर खुद को व्यवस्थित कैसे करते हैं। हाँ, ये मध्यावस्था यानी मेटाफेज का काम है। मध्यावस्था का दृश्य मुझे एक परेड ग्राउंड की याद दिलाता है, जैसे सैनिकों को एक सीधी लाइन में खड़ा कर दिया हो। आखिर ये गुणसूत्र बीच में ऐसे क्यों आ जाते हैं? ये खुद नहीं आते, इन्हें तर्कुतंतु यानी स्पिंडल फाइबर्स खींचकर लाते हैं। ये फाइबर्स गुणसूत्र के काइनेटोकोर वाले हिस्से से जुड़ते हैं और उन्हें बीज की मध्य रेखा पर अलाइन कर देते हैं। इसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। एक तरह से रस्साकशी चल रही है। बिल्कुल। और एग्जाम के लिए ध्यान रखें, गुणसूत्रों की भौतिक संरचना और आकार का अध्ययन करने के लिए ये मध्यावस्था ही सबसे उपयुक्त अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इस समय वो बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। तो इस परेड के बाद पश्चावस्था या एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज सूत्री विभाजन की सबसे छोटी और सबसे एक्टिव अवस्था है। जो सेंट्रोमियर अभी तक गुणसूत्रों को बांधे हुए था, वो अचानक टूट जाता है। अरे, मतलब जोड़ी टूट जाती है? हाँ, सेंट्रोमियर टूटता है और अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचने लगते हैं। इसके तुरंत बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है और 2 नई कोशिकाएं बन जाती हैं। यहाँ एग्जाम अलर्ट ये है कि एनाफेज ही वो अवस्था है जहाँ गुणसूत्र बिंदु टूटकर अलग होता है। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन तो गईं, पर चलिए अगली स्लाइड में जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए इस पूरी मेहनत का महत्व क्या है। अगर मुझे चोट लग जाए या कोई घाव हो जाए तो क्या यही विभाजन काम आता है? 100%। अंगों की वृद्धि करना, घावों को भरना और डीएनए आरएनए का सटीक बैलेंस बनाए रखना, ये सब माइटोसिस का ही काम है। निम्न वर्ग के जीवों में तो अलैंगिक जनन भी इसी से होता है। मतलब ये एक रिपेयरिंग और ग्रोथ मैकेनिज्म है। हाँ, और सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट इस टॉपिक का ये है कि इस विभाजन में जो नई कोशिकाएं बनती हैं ना, उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका के बिल्कुल समान यानी 2n ही रहती है। मतलब एकदम कार्बन कॉपी। अब शरीर की वृद्धि तो हो गई, लेकिन चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन कैसे आगे बढ़ता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही खास प्रकार का विभाजन है। तो जनन कोशिकाओं या मियोसाइट्स में ऐसा क्या अलग होता है जो समसूत्री विभाजन से पूरा नहीं हो सकता? देखिए, अगर पीढ़ी आगे बढ़ानी है तो हम गुणसूत्रों को डबल नहीं होने दे सकते। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन में द्विगुणित यानी 2n मात्र कोशिका से जो कोशिकाएं बनती हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी यानी n रह जाती है। आधा होना तो बहुत जरूरी है। नर में स्पर्मेटोसाइट और मादा में oocyte कहते हैं, राइट? बिल्कुल। और एग्जाम अलर्ट ये है कि यहाँ एकमात्र कोशिका से 4 अगुणित यानी हैप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसी वजह से इसे न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। चलिए अगली स्लाइड में इस जटिल प्रक्रिया के पहले चरण यानी पूर्वावस्था फर्स्ट को गहराई से समझते हैं। मैंने सुना इसके 5 उपभाग होते हैं। हाँ, ये बहुत जटिल है। तो शुरुआत के तनुसूत्र यानी लेप्टोटीन और युग्मसूत्र यानी जाइगोटीन के बारे में थोड़ा बताइए। लेप्टोटीन में गुणसूत्र स्पष्ट होने लगते हैं और एग्जाम के लिए याद रखें, लेप्टोटीन की मुख्य पहचान ये है कि इसमें गुणसूत्रों पर माला के मोतियों जैसी संरचना दिखती है, जिसे क्रोमोमियर्स कहते हैं। माला के मोती, बहुत बढ़िया। और जाइगोटीन में? जाइगोटीन में समजात गुणसूत्र यानी एक पिता वाला और एक माता वाला, वो एक साथ आकर जोड़े बना लेते हैं। इस जोड़े बनाने की प्रक्रिया को सूत्र युग्मन या सिनैप्सिस कहते हैं। सिनैप्सिस। इसके बाद आती है स्थूल सूत्र या पाकिटीन अवस्था। मेरा एक सवाल है, हम सभी इंसानों में जो इतनी आनुवंशिक भिन्नता है, मतलब हम सब अलग अलग दिखते हैं, क्या उसका कारण यही पैकेटीन अवस्था है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इसमें समजात गुणसूत्र अपनी भुजाओं के कुछ हिस्सों की अदला बदली कर लेते हैं। मतलब जीनों की मिक्सिंग हो रही है? हाँ, जिससे नए संयोग बनते हैं। और बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट है कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया केवल और केवल प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की स्थूल सूत्र यानी पैकेटीन अवस्था में ही संपन्न होती है। जीनों की अदला बदली तो हो गई, क्रॉसिंग ओवर भी हो गया। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं कि ये समजात जोड़े कैसे अलग होते हैं। मध्यावस्था फर्स्ट और पश्चावस्था फर्स्ट में माइटोसिस की तुलना में क्या बड़ा अंतर आता है? अंतर बहुत बड़ा है। मध्यावस्था फर्स्ट में मध्य रेखा पर अकेले गुणसूत्र नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जोड़ा यानी युगली गुणसूत्र आते हैं। और पश्चावस्था फर्स्ट में ये समजात गुणसूत्र
एक दूसरे से पृथक होते हैं। अच्छा, तो अगर पूरा गुणसूत्र अलग हो रहा है, इसका मतलब समसूत्री विभाजन की तरह यहाँ गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर नहीं टूटता। एकदम सही। यही सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट है। पश्चावस्था फर्स्ट में पूरा गुणसूत्र ध्रुवों पर जाता है, सेंट्रोमियर बिल्कुल नहीं टूटता। कमाल है। फिर इसके बाद अर्धसूत्री सेकंड शुरू होता है ना, इंटरकाइनेसिस के बाद। हाँ, और अर्धसूत्री सेकंड बिल्कुल सामान्य सूत्री विभाजन जैसा ही होता है। अब यहाँ पश्चावस्था सेकंड में जाकर वो गुणसूत्र बिंदु टूटता है। मतलब जो काम पहले पेंडिंग था वो अब पूरा होता है। बिल्कुल। और अंत्यावस्था सेकंड तक आते आते हमारे पास 4 अगुणित या हैप्लॉइड कोशिकाएं बन जाती हैं। तो 4 युग्मक बन चुके हैं। चलिए अब अंतिम स्लाइड पर चलते हैं और इस पूरी प्रक्रिया के अंतिम महत्व को समझते हैं। जीवन और विकास के आधार के रूप में अर्धसूत्री विभाजन का ओवरऑल महत्व क्या है? देखिए, लैंगिक जनन, नर और मादा युग्मक का बनना और फिर निषेचन के समय वापस एक द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होना, ये सब इसी पर निर्भर है। और जो क्रॉसिंग ओवर से भिन्नताएं आई थीं वो भिन्नताएं ही तो जीवों में जैविक विकास यानी एवोल्यूशन का मुख्य आधार है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत अहम है कि बिना अर्धसूत्री विभाजन के प्रजातियों की आनुवांशिक स्थिरता और उनका क्रमिक विकास पूरी तरह असंभव है। ये तो बहुत ही गहरा महत्व है। अब इस शानदार चर्चा को खत्म करते हुए मैं सभी सुनने वाले बच्चों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, अगर इस पूरी अत्यंत व्यवस्थित प्रक्रिया में, जैसे डीएनए कॉपी होने में या गुणसूत्र अलग होने में, एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो क्या होगा? हमारे शरीर में कौन से गंभीर आनुवंशिक रोग या म्यूटेशन पैदा हो सकते हैं? इसके बारे में खुद सोचें और अपनी किताबों में खोजें। ये बहुत ही जरूरी सवाल है। आज की इस बेहतरीन चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद और सभी बच्चों को उनके एग्जाम के लिए ढेरों शुभकामनाएं।